बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to our today lesson. Our today lesson is about torque in a rigid body. Torque in a rigid body. This is our lesson. Torque in a rigid body. This topic today we have to study about it. First of all, students, we want to define rigid body. What is a rigid body? क्या होती है? So rigid body defined as a body on which distance between 2 points never changes. Whatever be the force applied on it is called a rigid body. यानी rigid body एक ऐसी body है on which the distance between the 2 points never changes, whatever be the force applied on it. So that is called a rigid body. यानी rigid body से मुराद कोई भी hard body है. आपकी बुक है, आपके पास बैट है या और भी कोई हार्ड मटेरियल, हार्ड ऑब्जेक्ट जितने वो सारे रिजिड बॉडी में होते हैं. और इनमें क्या होता है कि बॉडी में अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी है, वो कहता है उनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता. व्हाट एवर द फोर्स बी अप्लाई, तो उनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इवन उनकी शेप तक चेंज नहीं होती है. तो दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. लेकिन जब हद से ज्यादा फोर्स लग जाए तो क्या होता है, बॉडी या ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज होना भी शुरू हो जाती है. लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगे तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है या उनके क्या दें डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स हैं उनके में डिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाए. तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. यानी आम हालात में, नॉर्मल हालात में क्या, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें का डिस्टेंस जो है इट नेवर चेंजेस व्हाटएवर बी द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. तो दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. आपके पास बुक है, कोई और हार्ड मटेरियल है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी. तो डिस्टेंस अब हमने रिजिड बॉडी को डिस्कस कर लिया. अब हम क्या चाहते हैं कि टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी, ये हमने डिस्कस करना चाहिए. ये डायग्राम देख रहे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है. तो इसमें देखते हैं इसकी डिटेल को. तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी, ये हमने डायग्राम जो बॉडी शो से हमने कंसिडर कर लिया. इट इज अ रिजिड बॉडी. लेट एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. हमने सपोज कर लिया दिस इज अ फोर्स एफ, इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. ये हमारा हमने क्या जी, इस पॉइंट पी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस रिजिड बॉडी पे. एट पॉइंट पी पे हम क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. And R is the position of P. R is the position vector of P at point P with respect to the pivot point O. तो लास्ट आर्टिकल जैसे कि हम स्टूडेंट बता चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर R या मोमेंट R क्या है, इसको हम लास्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं. और पिवट पॉइंट इसको भी डिस्कस कर लिए. पिवट पॉइंट क्या होता है, जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है. जैसे कि आपके बाजू का जॉइंट है, आप अपने बाजू को जो है जॉइंट की मदद से सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकते हैं. या हमने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे डोर की एग्जांपल दी थी. तो डोर क्या करता है कि वो जो है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन इजीली फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. एंड देन थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड पोजीशन वेक्टर आर. तो ये आपका देख रही है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने कंसिडर बॉडी, कंसिडर रिजिड बॉडी, हमने एक रिजिड बॉडी ली है जिसके ऊपर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट पी पर. तो ये डिस्टेंस एट पॉइंट पी है जहाँ पे हम फोर्स एफ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. ये फोर्स एफ हमने पॉइंट पी पे अप्लाई कर ली. और बॉडी क्या करती है, इट कैन रोटेट अबाउट इट्स पिवट पॉइंट ओ. पिवट पॉइंट के रोटेट कर सकती है. आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर आर, दैट इज अ मोमेंट आर्म. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म. तो डिस्टेंस ये हमने रिजिड बॉडी कंसिडर की है, उसमें ये डिटेल्स हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अब हम चाहते हैं
कि टार्क जो है कैलकुलेट किया जाए, फाइंड आउट किया जाए। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें मेजर जो थिंग्स है, एक आप पास क्या है मोमेंट आर में, दूसरा आप पास क्या फोर्स एफ है। ये दो ही हमने टार्क में जो जब बात की थी तो टार्क में भी कहा था कि टार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड पोजीशन वेक्टर आर, इनकी हमने बात की थी। तो अब इसमें देखें यहाँ पर भी यही चीज है कि यहाँ आप पास क्या है, ये आप पास जो है अब हम फोर्स को लेते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एफ, यानी कि हमने एक फोर्स है हमारे पास टार्क के अंदर, ये दो फैक्टर है ना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस, एक फोर्स और दूसरा क्या है पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, दैट इज अ मोमेंट आर। तब हम फोर्स को पहले डिस्कस करते हैं, टार्क ड्यू टू फोर्स। तो डेफिनेटली फोर्स जो है आप पास वेक्टर है और इसके वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज अ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, अगर 3 डायमेंशन में जेड कंपोनेंट भी होगा। ये फोर्स हमारे पास क्या है 2 डायमेंशन में, यहाँ इसके क्या है 2 कंपोनेंट है, दैट इज एफ साइन थीटा, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर। ये आप पास क्या है एफ साइन थीटा, ये आप पास क्या करें एफ साइन थीटा को यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एफ वाई कंपोनेंट। और दूसरा आप पास क्या एफ cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जो है आपस एफ cos थीटा को रिप्रेजेंट करें, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। ये देखें इधर आपस पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और आगे से ए की डायरेक्शन में ये क्या है इसका एफ cos थीटा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट दैट इज एफ cos थीटा, और ये आपस पोजीशन वेक्टर आर, ये सारे दोनों क्या एक ही लाइन में एक ही एक्सिस में आएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि टार्क मैक्सिमम कब होता है, जब आप पास फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर इनमें एंगल कितने का हो 90 डिग्री का हो। अगर आप इस चीज को देखें तो यहाँ आप पास एफ साइन थीटा और ये आप पास पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों में आप देखें तो एंगल कितने का 90 डिग्री का है। क्लियर होगी बात जी स्टूडेंट्स। बाकी जो आपका एफ cos थीटा, ये आपका एफ cos थीटा है, ठीक है, एफ cos थीटा, ये वाला आपका एफ cos थीटा है, इधर यहाँ लिख देता हूँ दैट इज एफ cos थीटा। तो ये आपका एफ cos थीटा है और स्टूडेंट, तो ये एफ cos थीटा और पोजीशन वेक्टर आर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ cos थीटा दैट पासेस थ्रू पॉइंट ओ, सो टॉर्क ड्यू टू दिस कंपोनेंट इज 0। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में डिफाइन किया था कि फोर्स जो है उसको जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास नहीं होना चाहिए थी। तब क्या होगा, वो फोर्स क्या करती है उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट जो है वो पैदा करती है। तो अब आप देख रहे हैं एफ cos थीटा जो है, ये आप जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ cos थीटा इट इज पास थ्रू पॉइंट ओ, यानी इस पे वो पॉइंट ओ में से पास कर रहे हैं। ये देखें ये दोनों आप पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एक ही लाइन में से पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है टॉर्क ड्यू टू एफ cos थीटा वो क्या होगा 0 होगा। इट्स मीन दैट अब इस रिजिड बॉडी में जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो ड्यू टू एफ साइन थीटा की वजह से है, क्योंकि ये एफ साइन थीटा, ये आप पास एफ साइन थीटा, इसको मैं ये सर्कल कर एफ साइन थीटा, और ये आप पास पोजीशन वेक्टर आर दैट इज मोमेंट आर, इनमें एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। और यहाँ पे आप पास क्या है मैक्सिमम टॉर्क जो इस बॉडी पैदा होगा वो एफ साइन थीटा की वजह से पैदा होगा, दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ साइन थीटा। ये हमने फोर्स का कंपोनेंट को रिजॉल्व किया है और इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा जी। तो ये हमारे पास इसमें रिजल्ट भी है। इन दिस केस टॉर्क प्रोड्यूसेस in a body is due to a vertical component of force that is a f sin theta। तो ये हमारे पास क्या है इसमें रिजल्ट है। ये क्यों ऐसा रिजल्ट है, बार बार बता रहा हूँ कि f cos थीटा, या पास f cos थीटा that is in the direction of, it is along the direction of position vector r। तो सो ये दोनों पैरेलल होंगे, एंगल क्या होगा 0 होगा। और इसमें क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट हमने एग्जांपल में पढ़ा था, तो t r f sin थीटा यानी साइन 0 क्या होता है 0 होगा। तो सो इसकी वजह से जो एफ cos थीटा जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो क्या है 0 है। और आगे एफ साइन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर है, 90 डिग्री एंगल है, तो लिहाजा साइन 90 क्या होता है 1 होता है। सो टी इज इक्वल आर एफ साइन थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री साइन 90 क्या होगा 1 होगा। सो एज ए रिजल्ट टी इज इक्वल टू आर एफ, यहाँ आप पास इक्वेशन 2 में
मैक्सिमम टार्क पैदा होगा, और वो क्या है, इस फोर्स के वाई कंपोनेंट की वजह से पैदा होगा। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन क्वेश्चन प्लीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, टार्क में रिजिड बॉडी देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। पहले पिछली स्लाइड्स में हमने फोर्स को रेजोल्यूट किया था, अब हम रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर करते हैं। अब आप आर क्या पोजीशन मोमेंट आर में ये देखें, इस केस में हमने इसको कंपोनेंट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बनाया है। ये देखिए इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। सो आर साइन थीटा और ये वाला आर कॉस थीटा, इन दोनों में एंगल कितने के 90 डिग्री का एंगल है। तो सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक पर आर साइन थीटा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एफ। ये आप देख रहे हैं, ये फोर्स एफ है रेड कलर में वेक्टर, और ये आप पर आर साइन थीटा, इन दोनों में एंगल कितने का 90 डिग्री का है। ठीक है जी। और दूसरा आप पास क्या आर cos थीटा, इट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप आर cos थीटा, यहाँ इसकी आप ये डायरेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन है आर cos थीटा की, इट इज अलोंग, इट इज पैरेलल टू द फोर्स एफ। ये आप पास के आर cos थीटा है, ये आर cos थीटा और एफ ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो सो इसका मतलब क्या होगा, आर cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। So torque due to this component is 0. तो r cos थीटा जो टॉर्क है वो क्या आप पास 0 है। ये आप खुद देख डायग्राम में, इस डायग्राम अगर आप देखें तो ये आप पास के r cos थीटा है, ये r cos थीटा है। This is the r cos थीटा। तो ये r cos थीटा है, ये आप पास हमने यहाँ पर इस जगह पर ये जो पोजीशन वेक्टर, ये ब्लू कलर का एरो है, ये मोमेंट आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पोजीशन वेक्टर आर को, इसको हमने क्या किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ये आर साइन थीटा और ये वाला आर cos थीटा है, ये आर cos थीटा है। इसको इसलिए मेंशन कर दूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि स्टूडेंट अमूमन जो है वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये अलग है, ये कैसे हुए। तो ये देखें जी, ये आर है, इसको हमने ये आर cos थीटा इस साइड पे, और ये आप जो ऊपर है ये आर साइन थीटा है। अब आप देख रहे हैं आर साइन थीटा और ये एफ दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री एंगल है। तो इसकी वजह से जो टार्क होगा वो किसकी वजह से होगा, आर साइन थीटा की वजह से होगा। आर साइन थीटा एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इन दिस केस टार्क विल बी मैक्सिमम ड्यू टू आर साइन थीटा की वजह से टार्क होगा, ये दोनों क्योंकि यहाँ आपस में परपेंडिकुलर है। जबकि ये देखें आर cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स एफ के, ये आर cos थीटा और ये आप आर cos थीटा, ये दोनों क्या एक दूसरे के अलांग है, पैरेलल डायरेक्शन में एंगल क्या हुआ 0 हुआ। तो यहाँ आप एंगल 0 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 0 होता है, सो इसकी वजह से टार्क जो वो 0 होगा। तो टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। और इस केस में हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, टार्क प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, दैट इज आर साइन थीटा। यानी अगर आप ये देखें तो दोनों केसेस में जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हो रहे हैं। फोर्स के केस में एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। और नेक्स्ट जो अगर हम पोजीशन वेक्टर आर को रेजुलेट करते हैं तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, आर साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 आई हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन 3 है, दिस इज इक्वेशन 3, टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जो कि आर साइन थीटा की वजह से टार्क मैक्सिमम है। और ये आप पास इक्वेशन 2, ये आप पास जो है जो टार्क मैक्सिमम है ड्यू टू एफ साइन थीटा की वजह से टार्क मैक्सिमम है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इन दोनों इक्वेशन कंपेयर किया तो हमारे पास जो है दैट इज टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। तो टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है, ये हमारे पास टार्क का फार्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर एन यूनिट वेक्टर से यहाँ क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन यूनिट वेक्टर क्या कर गया, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे बताया था वेक्टर प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज ए रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट आएगा और उसकी डायरेक्शन होगी। तो टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये क्या है, टार्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का पोजीशन वेक्टर आर, ये आप देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर दैट इज मोमेंट आर एंड देन फोर्स एफ।
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तब आपके पास टार्क आते हैं। टार्क की क्या जो डायरेक्शन होती है जो कि हमने एन यूनिट वेक्टर से क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, और इधर आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इसको हमने आर क्रॉस एफ की जरूरत में लिख लिया है। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास टार्क का एक वेक्टर फॉर्म में फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले को देख के हम क्या कर सकते हैं, टार्क को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। यानी आपके पास क्या है, टार्क जो है इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। तो ये आपका टी आर क्रॉस एफ, इससे आप सॉल्व करें टी आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो सो ये इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। Torque is the counterpart of force. Torque is the counterpart of force है। इसका क्या मतलब है, Torque is a counterpart of force in a rotational motion। कहता है कि Torque जो है it is a counterpart of force for the rotational motion। इसको देखें जी, Torque plays the same role in the angular motion as force plays in a linear motion जी। आप दी स्टूडेंट्स आपको ये दो सिस्टम है, एक है लीनियर मोशन जिसपे जो मोशन होती है ऑन द स्ट्रेट लाइन होती है, और दूसरा आपके पास जो सिस्टम है जिसमें बॉडी क्या करती है, एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिर्द जो रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन थी दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मोशन। उससे हम लीनियर सिस्टम का, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। और जो बॉडी क्या करती है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। जैसे दरवाजे के बताया था, एक पॉइंट अपने एक्सिस गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। या एक पत्थर को बांध के आप रोटेट करवाते हैं, सर्कुलर मोशन उसे करवाते हैं, तो वो उसका पिवट पॉइंट बन जाता है। या आपका बाजू है, आपका जॉइंट है, उससे सर्कुलर पाथ आप क्या कराते हैं, उसे मूव कराते हैं, तो उसकी मोशन क्या होगी, रोटेशनल मोशन होगी। या आप स्पिनिंग टॉप देख लें, स्पिनिंग टॉप आप देखते हैं तो वो जो लट्टू है वो क्या कर स्पिन कर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, तो ये आप पास क्या रोटेशनल मोशन कहलाएगी। तो अब इसमें ये डी स्टूडेंट्स बात ये है कि टार्क है इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर द रोटेशनल मोशन। यानी टार्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन द लीनियर मोशन। यानी जैसे टार्क का जो किरदार है वो क्या है एंगुलर मोशन में, इसी तरह फोर्स का किरदार की तरह लीनियर मोशन में भी है। टार्क क्या करता है, टार्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिटरमिन्स द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी T इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे कहता है टार्क क्या करता है, रोटेशन मोशन में अहम किरदार अदा करता है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, डिटरमिन करता है। कहता है इसी तरीके से फोर्स भी क्या करती है, लीनियर मोशन में जो है एक्सेलरेशन को डिटरमिन करती है, दैट इज यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू ma। यानी टार्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो टार्क है इट इज इंपॉर्टेंट इन अ एंगुलर मोशन और एज ए फोर्स, यानी फोर्स के तौर पे क्या करते हैं, यानी टार्क जो है बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं, यानी कि बॉडी क्या करती है, एंगुलर मोशन में रोटेट करती है। इसी तरीके से फोर्स क्या करती है, लीनियर मोशन में अहम किरदार अदा करती है। टार्क की मदद से हम क्या करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन डिटरमिन करते हैं, एंड सेम लाइक दैट फोर्स की मदद से हम क्या करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो इसे कहते हैं टार्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। यानी टार्क क्या कर रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है रोटेशनल मोशन में, और वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कहते हैं इसी तरीके से जैसे टार्क जो है एंगुलर मोशन में अहम किरदार अदा कर रहा है, इसी तरीके से जो फोर्स है वो लीनियर मोशन में अहम किरदार अदा कर रही है। और जिस तरह टार्क क्या करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता है, डिटरमिन करता है, इसी तरीके से जो फोर्स है वो लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन को क्या करती है, डिटरमिन करती है। तो सो इसमें कहते हैं कि टार्क इज अ काउंटर पार्ट ऑफ ए फोर्स। तो ये हमारे पास है। अब डी स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Our example 2.6, the line of action of a force F, line of the action of force F acts through a point P of a body where position vector is I unit vector
minus 2j unit vector plus k unit vector. If force F 2i minus 3j plus 4k Newton determines the torque about the point A whose position vector in meter is 2i plus j plus k. तो डी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसमें कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ जो है क्या करिए एक्ट करके थ्रू अ पॉइंट पी। यह पास डायग्राम में देखें, कहता है कि फोर्स एफ जो है इस पॉइंट पी पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। क्लियर होगी बात जी। कहते हैं ये फोर्स है जी, फोर्स जो है कह रहे हैं पहले बता रहे हैं कि फोर्स एफ पॉइंट पी पर एक्ट कर रही है, उसने ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला है जी। फिर वो बता रहे हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन है आई माइनस 2j प्लस के एच एक पॉइंट पर, और फिर बता रहे हैं जो फोर्स एफ अप्लाई हो रही है वो कितनी है। यहाँ पास पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू ये देखो गिवन है, पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j प्लस के है, और फिर ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी वैल्यू भी गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k न्यूटन। ये एन से बड़ा यहाँ न्यूटन है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ये फोर्स की वैल्यू भी गिवन है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डिटरमिन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे क्या करना है, आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए पर आपने क्या करना है, जो है वो टॉर्क जो है वो फाइंड आउट करना है। हुज पोजीशन वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। इस पॉइंट पे आपने टॉर्क की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी कि पॉइंट पी पे फोर्स एफ अप्लाई हो रही है और इसका पोजीशन वेक्टर आर भी गिवन है, फोर्स एफ की वैल्यू भी गिवन है, पॉइंट ए पे उसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। इस पॉइंट ए पे आपने क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन किया गया है। तो डी स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन करना हो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कहा गया है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट को स्टडी कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसका डाटा लिखना है। तो जैसा कि डाटा हमारे पास इसमें लिख रहे हैं, दैट इज द, तो पोजीशन वेक्टर एट ए पॉइंट r1 है, इसको हमने r1 कह दिया। ये पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर है उसको हमने r1 कह दिया। इट इज गिवन 2i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर, ये गिवन है। और पोजीशन पॉइंट पी, ये यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर p गिवन है और यहाँ a पर भी गिवन है। ये देखिए ये a का पोजीशन वेक्टर ये बता दिए, दैट इज r1 हमने कहा 2i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर, और पॉइंट p पे जो पोजीशन वेक्टर r2 है दैट इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर हमने r2 पोजीशन वेक्टर ले लिया। यानी p पॉइंट पे जो वेक्टर है उसको हमने r2 पोजीशन वेक्टर कह दिए, जो a पॉइंट पर है पॉइंट उसकी वैल्यू उसको हमने r1 पोजीशन वेक्टर कह दिए। अब हमने असल में फाइंड क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। यानी हमने ये पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और वो r की वैल्यू क्या कर लेंगे, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब t r क्रॉस है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं यानी AP पॉइंट की वैल्यू हमें चाहिए, फोर्स है इस AP की वैल्यू हमें चाहिए, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू, हमने r कह दिया r2 माइनस r1। r वेक्टर जो है AP की वैल्यू क्या होगी, r2 में से r1 वेक्टर माइनस कर दें। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सो r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये AP पॉइंट जो है ये दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर r, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या की, फिर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर किए, ये इसका तरीका कार है। अब हमने r2 वेक्टर ये i यूनिट वेक्टर माइनस क्या आपके पास 2j प्लस k यूनिट वेक्टर, ये हमने इनकी वैल्यू इंसर्ट की माइनस। इसी तरीके से आगे r1 वेक्टर दैट इज 2i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दी है। और उसके बाद क्या है, जो तरीका कार है, i यूनिट वेक्टर को आपस में एक साथ ग्रुप कर लिए, i माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस j वाले आपस में उनका ग्रुप बना दिए, a वालों को आपस में ग्रुप बना दिए, और हमने क्या करेंगे, सॉल्व करने हैं। तो i यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर क्या हो गया, माइनस i यूनिट वेक्टर हो गया,
-2j माइनस जे, तो क्या हो गया -3j यूनिट वेक्टर हो गया, और इधर k माइनस k यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो ये आपके पास प्लस 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो आपके पास जो r वेक्टर आ गए उसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज द -i यूनिट वेक्टर -3j यूनिट वेक्टर, हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट ए पे हमने क्या करना था, जैसे बताया था ए पॉइंट पे हमने टार्क फाइंड आउट करना है, वो फार्मूला के r क्रॉस f, जैसे अभी हम टॉपिक में इसको डिस्कस कर रहे थे। टार्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r दैट इज मोमेंट r क्रॉस f फोर्स। तो ये हमने वही फार्मूला अप्लाई कर दिया है टार्क फाइंड आउट करने का। तो ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर दैट इज r वेक्टर, उसकी वैल्यू क्रॉस आपके पास क्या जो है f वेक्टर, उसकी वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। फिर आगे वही तरीका है, पहली टर्म को इधर इधर पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस मल्टीप्लाई 2, तो i क्रॉस i, वही आप पास वेक्टर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन का तरीका का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, i क्रॉस i। फिर ये पहली टर्म दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आप देखें -1 मल्टीप्लाई -3 आगे i क्रॉस j, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमने क्या कि इस पहली टर्म को इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास क्या होगा, ये -i यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्या है +4k यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास 1, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये आगे उनकी वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है जी। फिर आगे हमने क्या करना है, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया है, उसके बाद ये दूसरी टर्म अभी रहती है, इसको करते हैं -3j मल्टीप्लाई 2i, इनको अपन ये देखिए मल्टीप्लाई कराया, तो आगे क्या आगे j क्रॉस i आगे। फिर ये -3j को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास क्या है -3 मल्टीप्लाई -3 और j क्रॉस j आ गया। इसी तरीके से -3j को हमने इस टर्म से लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराया, या बस -3 मल्टीप्लाई 4 और इंटू j क्रॉस k आ गया। तो यूं इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करवाया है। और आगे आप देख रहे हैं i क्रॉस i, जो मैंने बताया था वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो जब भी आपके पास सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सो आप i क्रॉस i क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से i क्रॉस j, तो ये किसके बराबर होता है, k यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर आगे क्या है 1 माइनस मल्टीप्लाई 4 -4 बन गया i क्रॉस k, तो ये आपके पास क्या है -j यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। फिर इसी तरीके से आपके पास क्या है -3 मल्टीप्लाई 2 6 -6 j क्रॉस i, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया -k यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया। फिर आगे देखें j क्रॉस j, नेक्स्ट टाइम -9 और इंटू j क्रॉस j, सेम यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपके पास पैरेलल हुआ और साइन 0 क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये आपके पास 0 आ गया इनसाइड द ब्रैकेट। और इस तरह आपके पास -3 मल्टीप्लाई 4 -12 और j क्रॉस k, तो ये आपके पास क्या आ गया, i यूनिट वेक्टर आ गया। आप डी स्टूडेंट्स 0 वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर आपस में 0 हो गई, ये 2 इंटू 0 0 हो गई है, इधर आपके पास 9 इंटू 0 0 हो गई है। और इस तरीके से बाकी जो टर्म है, तो ये आपके पास -12y +4j +3k यूनिट वेक्टर +6k यूनिट वेक्टर, ये आपके पास टर्म्स आई हैं। तो जो सेम टर्म आप उसमें सॉल्व कर लें, -12y यूनिट वेक्टर +4j यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास +3k +6k, तो ये 9k यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किसे सॉल्व किया है। ये याद रखें कि जब भी आपने वेक्टर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करनी, ये रूल पता होना चाहिए। सेम यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो 0 होगा, जैसे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0 होगा। बाकी जो होंगे i क्रॉस j तो क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। इस तरह पास k क्रॉस i आगे। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, उनके आंसर लिखने हैं और मल्टीप्लाई वगैरह करना है, सॉल्व करना है, और यूं इस तरीके से हमने इस वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेने। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय लेसन।